हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर कराऊंगी। पात्र केंद्रित चिकित्सा पद्धति। पात्र केंद्रित चिकित्सा पद्धति या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो है मनोचिकित्सा की एक विधि है जो कि मानवतावादी मनोचिकित्सा के अंतर्गत आती है और ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आजकल मानसिक रोगों के उपचार के लिए। 1930 में कार्ल रोजर्स ने अपना कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने इस विधि का शुभारंभ किया। कार्ल रोजर्स की जो मनोचिकित्सा पद्धति है, ये पात्र केंद्रित चिकित्सा पद्धति, ये मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है, लेकिन जिससे वो धीरे धीरे दूर हटते रहे और आरंभ में अपनी नई पद्धति का नाम उन्होंने अनिर्देशित परामर्श रखा था। इसका अर्थ है कि उपचार की प्रक्रिया का निर्देशन उपचारक नहीं करता। उपचार प्रक्रिया की दिशा और गति स्वयं पात्र निर्धारित होती है, इसीलिए इसको पात्र केंद्रित मनोचिकित्सा कहा है। रोजर्स के पास जो भी मानसिक रोगों के इलाज के लिए लोग आते थे, उनको वो रोगी ना कहकर पात्र कहा करते थे। उनका कहना ये था कि रोगी कहने से व्यक्ति को उसमें एक उसकी जो आत्म छवि है वो खराब होती है और वो रोगी ना होकर वो एक पात्र है, वो एक क्लाइंट है जिसका कि उपचार या जिसके कि व्यवहार में उसको परिवर्तन करना है चिकित्सा के दौरान। तो रोजर्स का योगदान मुख्य रूप से मनोपचार तथा व्यक्तित्व परिवर्तन है। इन्होंने व्यक्तित्व एवं मानव आवश्यकताओं पर काफ़ी लिखा है। 1970 में इनकी जो रुचि है वो सामूहिक उपचार या ग्रुप थेरेपी की ओर हुई और वे मानव संभावना आंदोलन के अग्रणी बने। पात्र केंद्रित मनोपचार का प्रचलन 1940-50 के दशक में अधिक हुआ। इस समय के नैदानिक मनोपचार में चिकित्सा के प्रभुत्व से अप्रसन्न थे। रोजर्स ने यह सब बदलना चाहा। उन्होंने उपचार के लिए इसीलिए रोगी के स्थान पर पात्र कहने का नियम बनाया। उपचारक एवं पात्र के संबंधों को लचीला बनाया। संबंधों में अनौपचारिकता लाई और निदान शब्द से बचना चाहा, क्योंकि इससे यह आभास होता है कि नैदानिक विशेषज्ञ की भांति जांच करके अपनी राय एक रुग्ण और असहाय व्यक्ति पर लाद सकता है। इसे ही पात्र में निर्भरता आती है। तो रोजर्स अपने जो पात्र होते थे, जो सहायता के लिए लोग उनके पास आते थे, उनको वो इस योग्य बनाना चाहते थे कि वो अपनी समस्या का खुद समाधान कर सके और उसमें जो शक्तियां हैं व्यक्ति में, उनका वह उपयोग करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सके। रोजर्स की जो ये चिकित्सा पद्धति है उसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे रोजर्स के अनुसार उपचारक को स्वीकार करने वाला, अनुमति देने वाला होना चाहिए। मतलब वो अपनी रोगी को, जो क्लाइंट है, उसको एक्सेप्ट करे, तभी उपचारक और पात्र मिलकर उनके जो समस्याएं हैं पात्र की, उनका समाधान खोज सकेंगे। इस प्रक्रिया में वर्तमान अधिक महत्वपूर्ण वो मानते हैं। वर्तमान के कारण खोजने, पूर्व में इतिहास में जाना उतना कोई अर्थ नहीं रखता। पात्र वर्तमान के भाव प्रकट करता है, उपचारक उसे उन्हें स्वीकार करने और उनके अर्थ खोजने में सहायता करता है। भावों को खोजने में उपचारक कभी कभी निष्क्रिय, निरर्थक सा लगता है, पर बाद में इसी क्रिया से अर्थ निकलने लगते हैं। पात्र स्वयं को नए रूप में और नए वातावरण में देखने लगता है। उसका दृष्टिकोण अपने और संसार के विषय में बदलने लगता है। उसमें आत्म प्रतिष्ठा विकसित हो जाती है और वह बहुत ही समायोजित व्यवहार अपनाने लगता है। तो उपचारक के देखे जाए तो 3 विशिष्ट गुण या अभिवृत्तियां हैं जो उपचारक के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे पहला है उपचारक की आत्मसंगति। उपचारक की आत्मसंगति से
तात्पर्य है कि उपचारक में पात्र के प्रति वास्तविक सच्ची रुचि होनी चाहिए। कोई ऊपरी दिखावा या कोई नाटक इस तरह का नहीं होना चाहिए, और उसको वास्तविक उससे अनुभूति हो, उसकी समस्याओं की उसे चेतना हो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि पात्र को अपने अनुभवों से ही वो भर दे, परंतु अपनी भावनाओं को समझे और आवश्यकता हो तो बांटे भी। वह एक ऐसा खुला व्यक्ति हो जिसमें कोई विश्वास से बात कर सके। तो ये पहली जो है वो उपचारक की गुण होना चाहिए आत्मसंगति का। दूसरा है बिना शर्त सकारी आदर भाव। यदि उपचारक पात्र के साथ खुला और गहराई से रुचि वाला भाव रखे और व्यक्ति के समान बराबरी का आदर दे, उसकी संभावनाओं पर विश्वास रखे, तभी उपचार संभव होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उपचारक ना तो उपदेशक है ना ही निर्णायक, वह तो केवल स्नेह से अपनाने वाला होना चाहिए और वह पात्र को एक स्वतंत्र व्यक्ति माने। इसीलिए उनकी चिकित्सा पद्धति को मानवतावादी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत माना जाता है। रॉजर्स के बाद में यह स्वीकार किया कि गंभीर रोग का शिकार और अत्यंत पिछड़े हुए रोगी को आदर की आवश्यकता होती है और अधिकतर लोगों को बिना शर्त के प्रेम तथा आदर देना आवश्यक हो जाता है। तो ये उसकी दूसरी जो है वो विशिष्ट गुण हुआ उपचारक का। तीसरा जो है वो है शुद्ध सहयोगी अनुभव या बोध। मतलब वह भावनाओं की समझ रखने वाला हो, तभी पात्र की परिस्थितियों को सरलता से वो समझ सकेगा, पात्र के भीतरी संसार में झांक सकेगा। उसे पात्र को इन अनुभूतियों के अर्थ बताने होते हैं। पात्र केंद्रित उपचार प्रणाली का मूल आधार ये तीनों ही शर्त हैं। पात्र अपने विकास में इन तीनों जो गुण हैं उनका समावेश और उनका उपयोग करता है। तो इस तरह से जो उपचारक के ये प्रमुख जो हैं वो गुण हैं। इस प्रणाली का उपयोग जो है वो अनेक तरीके से किया जाता है। जैसे पाठशालाओं में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। रॉजर्स शिक्षण प्रक्रिया में दो प्रकार से रुचि रखते थे। प्रथम पात्र केंद्रित उपचार प्रक्रिया या परामर्श क्रिया, और अंत में सीखने की क्रिया। दूसरे शिक्षा को मानवीय आधार देना और छात्र केंद्रित बनाना, विषय केंद्रित नहीं। मूल रूप से रॉजर्स का जो दृष्टिकोण है वो उपचार, परामर्श और शिक्षा के प्रति एक ही है। उनका कहना था कि शिक्षक को केवल विश्वास और स्वतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, छात्र उसमें स्वयं एक सार्थक सीखना कर लेते हैं और वे स्वयं अपने अस्तित्व संबंधी समस्याओं को खोज लेते हैं, सुलझा लेते हैं। शिक्षक का कार्य यहाँ केवल सहायता देना है, उसमें सच्चाई, ईमानदारी, गहरा बोध, सहानुभूति होनी चाहिए। रॉजर्स आधुनिक शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते थे और वो मानवतावादी शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना चाहते थे, जिसमें जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित हो। तो इस तरह से शिक्षा में इस पद्धति का काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करें इस पद्धति का, तो हम देखते हैं कि पात्र केंद्रित प्रणाली में अगर हम लाभ देखें तो इसके दो मूल आधार हैं। प्राणी में स्वयं को पूर्ण करने की मौलिक इच्छा, मानव स्वभाव गोचर है, अर्थात व्यक्ति अपनी वास्तविकता के बोध के आधार पर स्वयं को बनाता है। मतलब वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, उसने अपने यथार्थ को हम जैसा देखते हैं उसी में स्वयं को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। पात्र में स्वयं अपने सुख दुख के मार्ग की बाधाओं को समझने की पूर्ण क्षमता होती है। वह आत्मनिर्देशन के द्वारा अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। केवल एक सहायक परामर्शदाता होना चाहिए। तो यह उपचारक या परामर्शदाता पात्र से सौहार्दपूर्ण और स्वीकृति का एक भाव या संबंध बनाता है, और यह व्यक्ति संबंध है उपचारक और पात्र के बीच में। पात्र केंद्रित प्रणाली में कोई ऐसा स्थापित सिद्धांत नहीं है, और
इसके बनने के 40 वर्ष बाद भी अभी तक ये विकास के पथ पर है। नए नए इसमें प्रयोग होते रहते हैं पात्र केंद्रित चिकित्सा प्रणाली में, और इसमें कुछ कार्यकारी नियम हैं जिनके आधार पर ये चिकित्सा प्रदान की जाती है, और इस पद्धति के काफ़ी लाभ हैं। दूसरा बिंदु यह है कि इसमें उपचारक पात्र संबंधों पर बल दिया जाता है। उपचारक के मनोभाव और विद्या से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उपचारक को एक संगत व्यक्ति, स्वीकार करने वाला, पात्र के संसार को समझने वाला होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे सबसे बड़ा दोष इस विधि की सरलता है। यह इतनी सरल विधि है, कई बार जो उपचारक है उसका अस्तित्व बिल्कुल नगण्य सा लगता है, जिसके कारण उपचारक इसका दुरुपयोग करने लगते हैं और बिना पूरी तरह समझे इसको अपनाते हैं। केवल पात्र के सुनने को उपचार मान लेते हैं कि पात्र ने अपनी बात कही, अपनी समस्या कही, और उसको सुनना ही वो सोचते हैं उपचारक कि इतना काफ़ी है, बल्कि इतना काफ़ी नहीं है। दूसरी कमी इसकी ये है कि कुछ उपचारक पात्र केंद्रित को इतना शाब्दिक रूप में ले लेते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं। उपचारक का अपना व्यक्तित्व बिल्कुल भुला देने वाला होता है, और इस तरह से उसका जो अपने व्यक्तित्व का प्रभाव है वो पात्र पर नहीं पड़ पाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पात्र केंद्रित प्रणाली का जो योगदान है वो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उपचारक की भूमिका निश्चित सुरक्षित है। व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थितियों में ये लाभदायक हो सकती है, और इस चिकित्सा पद्धति का मानवतावादी आधार है। पात्र जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार किया जाता है। सदैव नए नए प्रयोग अनुसंधानों के लिए यह पद्धति खुली हुई है। शिक्षा, उद्योग, व्यापार, सभी प्रकार के मानव संपर्क जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इस पद्धति से लाभ उठाया जा सकता है। इसी से सामूहिक चिकित्सा का जन्म हुआ है, और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह पद्धति अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया पात्र केंद्रित चिकित्सा प्रणाली क्या होती है और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।